हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में, मतलब कि टीकाकरण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which vaccine is given at birth as per the National Immunization Schedule? मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार जन्म पर कौन सा टीका दिया जाता है? बताइए, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म पर कौन सा टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा ओपीवी, ऑप्शन बी है बीसीजी, ऑप्शन सी है डीपीटी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मीजल्स। तो बताइए, जन्म के समय हम कौन सा टीका देते हैं बच्चों को? कौन सा टीका देते हैं? जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? राइट आंसर बताइए। जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बीसीजी। जन्म के समय पर शिशु को बीसीजी टीका दिया जाता है। कौन सा? बीसीजी टीका दिया जाता है। जन्म के समय शिशुओं को बीसीजी का टीका दिया जाता है। जन्म के समय शिशुओं को बीसीजी का टीका दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार टीबी से बचाव के लिए, किसके? टीबी से बचाव के लिए, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए हम जन्म पर बीसीजी का टीका देते हैं। ठीक है, जन्म पर बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के बचाव के लिए। ओके, टीबी के बचाव के लिए जन्म पर बीसीजी का टीका दिया जाता है। राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरवल बिटवीन डोजेस ऑफ डीपीटी वैक्सीन? क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरवल बिटवीन डोजेस ऑफ डीपीटी वैक्सीन? मतलब डीपीटी की दोनों खुराकों के बीच मानक अंतराल क्या है? बताइए, डीपीटी टीके की दोनों खुराकों के बीच मानक अंतराल क्या है? बताइए, डीपीटी की 2 खुराक लगती हैं तो उसके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए जब आप दूसरी देंगे? एक खुराक देने के बाद बीच में कितना अंतराल होना चाहिए जब आप दूसरी खुराक देंगे? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो राइट आंसर बता दीजिए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का अंतराल चाहिए। एक टीके के बाद बीच में आपको 4 सप्ताह का अंतराल चाहिए। ठीक है, कम से कम 4 सप्ताह होने चाहिए। ठीक है, 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। डीपीटी की खुराकों के बीच मानक अंतराल 4 सप्ताह है। कितना? 4 सप्ताह है, ताकि प्रतिरक्षा ठीक से बन सके। इसलिए हम बीच में इतना गैप देते हैं, 4 सप्ताह का बीच में गैप देते हैं ताकि प्रतिरक्षा उनकी ठीक हो सके, मतलब कि इम्यूनिटी डेवलप हो सके। ओके, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो सके, इसलिए हम 4 सप्ताह का समय लेते हैं। ठीक है, तो 4 सप्ताह का समय होना चाहिए, मानक अंतराल 4 सप्ताह का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट्स? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट इंजेक्शन साइट फॉर इन्फेंट्स? मतलब शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन स्थल कौन सा है? बताइए, शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है बताइए। तो ऑप्शन ए है डेल्टॉइड, ऑप्शन बी है एंटीरोलेटरल थाई, मतलब एंटीरोलेटरल जांग, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूटियल रीजन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एब्डोमेन, मतलब पेट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन का स्थान कौन सा है? बताइए, इंजेक्शन का स्थान पूछा है, कौन सा स्थान है सबसे सुरक्षित इंजेक्शन का स्थान? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एंटेरोलेटरल जांघ, मतलब कि एंटेरोलेटरल थाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन का स्थान है वो है एंटीरोलेटरल जांघ। ठीक है, एंटीरोलेटरल एंटीरोलेटरल थाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिशुओं के लिए इंजेक्शन का सबसे सुरक्षित स्थान एंटीरोलेटरल जांघ है, मतलब कि थाई है, जिससे नस व तंत्रिका की चोट का खतरा कम होता है। क्या होता है, जांघ के हिस्से में जो इंजेक्शन लगाते हैं वहां पर नस और तंत्रिका की चोट का खतरा कम रहता है, कम होता है। ठीक है, इसलिए हम जांघ पर देते हैं बच्चों को इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, आईएम इंजेक्शन बच्चों को जांघ पर ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेजर हजार्ड ऑफ रीयूजिंग अनस्टेराइल सिरिंजेस, मतलब अस्वच्छ सिरिंज का पुनः उपयोग करने का मुख्य खतरा क्या है। बताइए, अस्वच्छ सिरिंज का पुनः उपयोग करने का मुख्य खतरा क्या है। तो ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी है एलर्जी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। अस्वच्छ सिरिंज का पुनः उपयोग करेंगे तो उसका खतरा क्या होगा, क्या खतरा हो सकता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस बी का खतरा होगा, मुख्य खतरा जो है हेपेटाइटिस बी का खतरा होगा। ओके, अगर आप एक ही सिरिंज को 2 बार यूज करेंगे या किसी दूसरे पेशेंट पर यूज करेंगे तो उसे हेपेटाइटिस बी होने का खतरा होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि हो ही जाएगा पर हो सकता है। ओके, तो हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्वच्छ सिरिंज का पुनः उपयोग खून से फैलने वाले रोग, खासकर हेपेटाइटिस बी के प्रसार का मुख्य कारण होता है। ठीक है, खून से फैलने वाला रोग है हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो खून से फैल जाता है। अगर जिस इंसान को हेपेटाइटिस बी है और अगर उस इंसान को, उस पेशेंट को आप वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वही निडल आप दूसरे पेशेंट पर यूज करेंगे तो उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ओनली ओरली, मतलब कौन सा टीका केवल मौखिक रूप से दिया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा टीका केवल मौखिक रूप से दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी है हमारा ओपीवी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मीजल्स मतलब कि खसरा, ऑप्शन डी है टीटी। तो बताइए कौन सा टीका केवल मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से पूछा है, इसका आंसर तो आपको पता हो ही गया होगा। क्या है इसका आंसर बताइए। मौखिक रूप से मतलब मुंह द्वारा इनमें से कौन सा टीका देते हैं, बताइए जल्दी। आपको तो पता चल ही गया होगा इसका आंसर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। जिसको भी आंसर पता है प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हुआ। चलिए राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओपीवी क्या होता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है। ओपीवी टीका होता है, ठीक है, मतलब कि ओरल पोलियो वायरस। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस होता है, ठीक है, वो हम मुंह के द्वारा देते हैं। ओरल पोलियो वायरस मतलब कि ओपीवी जो टीका होता है वो मुंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में नहीं दिया जाता उसे। ओके, मुंह के द्वारा दिया जाता है, ड्रॉप से देते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अ नीडलिस्टिक इंजरी, मतलब सुई चुभने के बाद पहला कदम क्या है। बताइए अगर आपको सुई चुभ जाएगी तो उसके बाद आपका पहला कदम क्या होगा, क्या करेंगे जब आपको सुई चुभ जाएगी। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इग्नोर, मतलब कि अनदेखा करें। ऑप्शन बी है वॉश विथ सोप एंड वाटर, मतलब साबुन और पानी से धोएं। ऑप्शन सी हमारा कवर विथ क्लॉथ, मतलब कपड़े से ढकना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रब हार्ड, मतलब जोर से रगड़ें। तो बताइए सुई चुभ जाएगी तो इनमें से क्या करेंगे आप, बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। जिसको भी इसका करेक्ट आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या हुआ इसका राइट आंसर। आपके कमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट करूंगा तो मुझे फायदा होगा, नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं है, बस मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ये फायदा बोल सकती हूँ मैं कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे लगता है कि चलो कोई तो देख रहा है मेरा वीडियो, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होता है उससे। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, घटेगा नहीं आपका नॉलेज। ओके, तो इसलिए मैं आपको मैसेज करने की बोलती हूँ, कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। इसलिए आपका जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव होगा, वो डाउन नहीं होगा। ओके, तो आप मैसेज करते रहिए, मतलब कि कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपके साथ साथ दूसरे का नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करने के लिए बोलती हूँ। और मेरा भी फायदा होता है, थोड़ा ना थोड़ा होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। हाँ, मेरा फायदा होता है, तो बस ये होता है कि मुझे आपके द्वारा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, यही बोल सकती हूँ। बाकी पैसे नहीं मिलते हैं मुझे, आपके कमेंट लाइक से कोई पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, बस ये लगता है कि चलो मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। आपके कमेंट और लाइक से ये लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बस। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉश विथ सोप एंड वाटर, मतलब साबुन और पानी से धोएं। क्या करना है, साबुन और पानी से धोएं। सुई चुभने के बाद तुरंत साबुन और पानी से धोना संक्रमण का खतरा कम करता है। क्या करता है, सुई चुभने के बाद तुरंत साबुन और पानी से धोना संक्रमण का खतरा कम करता है। After a needle-stick injury, immediate washing with soap and water reduces infection risk. मतलब कि सुई चुभने के बाद तुरंत आपको साबुन और पानी से हाथ धोना है, उससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, साबुन और पानी से धोना संक्रमण का खतरा कम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। क्या है, दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, मतलब निम्न में से कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है एज, मतलब कि आयु। ऑप्शन बी है खुराक। ऑप्शन सी है टीचर, मतलब शिक्षक। ऑप्शन डी है हमारा रूट, मतलब मार्ग। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है पूछा है, बताइए हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए प्लीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टीचर कहाँ से टीकाकरण का हिस्सा है। टीचर जो है, टीचर टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। खुराक हिस्सा है, आयु भी हिस्सा है, मार्ग भी हिस्सा है, पर टीचर हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, Who should avoid live attenuated vaccines, मतलब कि किससे सजीव कमजोर टीकों से बचना चाहिए। बताइए किससे सजीव कमजोर टीकों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हेल्थी एडल्ट्स, मतलब स्वस्थ वयस्क को। ऑप्शन बी है हमारा प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं को। ऑप्शन सी है शिशु को। ऑप्शन डी है टीनेजर्स, मतलब किशोरों को। बताइए राइट आंसर क्या होगा, किसको बचना चाहिए, सजीव कमजोर टीकों से किससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, तो बचना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, मतलब कि गर्भवती महिला को बचना चाहिए। ठीक है, सजीव कमजोर टीकों से गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब कि सजीव टीके नहीं दिए जाते। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को लाइव एटेन्यूएटेड टीके नहीं दिए जाते, क्योंकि इससे भ्रूण को खतरा होता है। क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि इससे भ्रूण को खतरा होता है। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब कि सजीव कमजोर टीका गर्भवती महिलाओं को नहीं दिए जाते, क्योंकि इससे भ्रूण को खतरा होता है। जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है उसे खतरा होता है। ठीक है, इसलिए नहीं दिए जाते हैं लाइव एटेन्यूएटेड टीका। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड टीका इसलिए नहीं दिया जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक इज बेस्ट फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लास सिरेंजेस, मतलब कांच के सिरिंज को नसबंद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक कौन सी है। बताइए कांच के सिरिंज को नसबंद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक कौन सी है। तो ऑप्शन ए है बॉइलिंग, मतलब उबालना। ऑप्शन बी है ड्राई हीट, मतलब शुष्क ऊष्मा। ऑप्शन सी है सनलाइट, मतलब धूप। ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ,
कांच के सिरिंज को नसबंद करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक कौन सी है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ड्राई हीट। क्या हो जाएगा? ड्राई हीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच की सिरिंज की नसबंदी के लिए शुष्क ऊष्मा सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? कांच के सिरिंज को नसबंद करने के लिए शुष्क ऊष्मा सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कि ड्राई हीट सबसे अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, विच रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन आफ्टर डीपीटी वैक्सीनेशन। क्या है? विच रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन आफ्टर डीपीटी वैक्सीनेशन, मतलब डीपीटी के बाद सबसे सामान्य प्रतिक्रिया कौन सी है? बताइए, डीपीटी के बाद सबसे सामान्य प्रतिक्रिया कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया है? अगर डीपीटी टीका लगवाते हैं तो उसके बाद जो सबसे सामान्य प्रतिक्रिया होती है वो इनमें से कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए है सीवियर एलर्जी, मतलब गंभीर एलर्जी। ऑप्शन बी है फीवर, मतलब बुखार। ऑप्शन सी है जॉइंटिस, मतलब पीलिया। ऑप्शन डी है पैरालिसिस। तो बताइए सबसे सामान्य प्रतिक्रिया इनमें से कौन सी होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब डीपीटी टीका देते हैं तो सबसे सामान्य प्रतिक्रिया जो होती है वो है फीवर, बुखार। क्या होती है? सबसे सामान्य प्रतिक्रिया होगी बुखार। बुखार आ जाता है पेशेंट को। ठीक है, बुखार आ जाता है। डीपीटी का जब टीका लगता है तो बुखार आता है। डीपीटी टीके के बाद हल्का बुखार सबसे सामान्य प्रतिक्रिया है। ओके, तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में दिया है, ऑटोक्लेविंग फॉर स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्स व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या पूछा है? ऑटोक्लेविंग फॉर स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्स व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि ऑटोक्लेविंग के लिए आवश्यक तापमान और प्रेशर क्या है? बताइए ऑटोक्लेविंग के लिए आवश्यक तापमान और प्रेशर क्या है? कितने प्रेशर पर ऑटोक्लेव करना चाहिए और कितने तापमान पर करना चाहिए? बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आईएमपी में टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, तो राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 121 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए और 15 एलबीएस इसका प्रेशर होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 एलबीएस प्रेशर से सबसे अच्छा नसबंदी, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन परिणाम मिलता है। सबसे अच्छा स्टेरिलाइजेशन परिणाम मिलता है इतने टेम्परेचर पर। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस और 15 एलबीएस प्रेशर से। ठीक है, सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एम ऑफ हेड इम्यूनिटी, मतलब झुंड प्रतिरक्षा। हेड इम्यूनिटी मतलब का उद्देश्य क्या है? बताइए झुंड प्रतिरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट ऑल, मतलब सभी की सुरक्षा। ऑप्शन बी है रिड्यूस हॉस्पिटल कॉस्ट, मतलब अस्पताल लागत कम करना। ऑप्शन सी है प्रमोट न्यूट्रिशन, मतलब पोषण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है प्रिवेंट ओनली एडल्ट्स, मतलब सिर्फ वयस्कों को रोकना। तो बताइए झुंड प्रतिरक्षा का उद्देश्य क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका प्रोटेक्ट ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सभी की सुरक्षा। सभी की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। झुंड प्रतिरक्षा का मतलब हुआ सभी की सुरक्षा। ठीक है, झुंड प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी पूरे समाज को बचाती। क्या करती है? ये पूरे समाज को बचाती है। भले ही कुछ लोग बिना टीके के हों, पर ये सबको बचाती है। ठीक है, झुंड प्रतिरक्षा सबको बचाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रोटेक्ट ऑल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट मेथड टू डिस्ट्रॉय यूज नीडल्स इज। क्या है? बेस्ट मेथड टू डिस्ट्रॉय यूज नीडल्स इज, मतलब प्रयुक्त सुइयों को नष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताइए प्रयुक्त सुइयों को नष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कैसे करते हैं आप सुई को नष्ट? बताइए। ऑप्शन ए है इंसरेशन, मतलब जला देना। ऑप्शन बी हमारा फ्लैशिंग, मतलब नाले में बहाना। ऑप्शन सी है बर्निंग, मतलब गाड़ना।
ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिसाइकिल, मतलब पुनर्चक्रण, मतलब कि फिर से यूज करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? प्रयुक्त सुइयों को नष्ट करने का सर्वोत्तम तरीका इनमें से क्या है? क्या है बताइए, क्या करते हैं आप सुई का? जब सुई यूज हो जाती है, फेंकने लायक हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं, जलाते हैं या क्या करते हैं? बताइए, जलाते हैं, गाड़ते हैं या नाले में बहाते हैं, क्या करते हैं आप उन सुई का? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, इंसिनेशन करते हैं, मतलब कि जला देते हैं। जो सुई होती है उनको जलाते हैं, ठीक है, ना ही उन्हें नाला में बहाते हैं, ना ही गाड़ते हैं, ना ही पुनर्चक्रण करते हैं, ठीक है, उनको हम जला देते हैं ताकि वो किसी को चुभे भी ना और रीयूज भी ना हो, मतलब कि फिर से कोई उन्हें इस्तेमाल भी ना करे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त सुइयों को जलाकर नष्ट करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, ठीक है, ताकि इनका कोई दोबारा उपयोग ना हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्वेश्चन है हमारा, बाय आर इम्यूनाइजेशन कार्ड्स इम्पोर्टेंट, मतलब टीकाकरण कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए टीकाकरण कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बनाया जाता है टीकाकरण कार्ड बताइए। तो ऑप्शन ए है फॉर प्ले, मतलब खेलने के लिए। ऑप्शन बी है फॉर हॉस्पिटल रिकॉर्ड, मतलब अस्पताल रिकॉर्ड। ऑप्शन सी है फॉर रिमाइंडर एंड प्रूफ, मतलब स्मरण एवं प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फॉर सेल, मतलब बिक्री के लिए। तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टीकाकरण कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बनवाते हैं आप टीकाकरण कार्ड बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉर रिमाइंडर एंड प्रूफ। इसके लिए फॉर रिमाइंडर एंड प्रूफ, मतलब कि स्मरण एवं प्रमाण के लिए, ठीक है, स्मरण एवं प्रमाण के लिए। टीकाकरण कार्ड प्रमाण और आगामी खुराक के स्मरण के लिए जरूरी है, मतलब कि आपको याद रह सके कि कौन सा टीका लगा है और कौन सा नहीं लगा है, वो प्रूफ के तौर पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि पहले इनको कौन सा टीका लगा हुआ था और अब कौन सा लगाना है, ये हॉस्पिटल कर्मचारी को पता चल जाता है, मतलब कि एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये पता चल जाता है प्रमाण से, ठीक है, प्रमाण पत्र से पता चल जाता है। तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि कौन सा टीका लगा था उसको और कौन सा नहीं लगा था, ठीक है, इसलिए टीकाकरण कार्ड जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज टू गिव द मीजल्स वैक्सीन, मतलब खसरा टीका देने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए खसरा कितनी एज में दिया जाता है, खसरे का टीका कितनी आयु में दिया जाता है इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए कहता है एट बर्थ, मतलब जन्म पर। ऑप्शन बी कहता है हमारा 6 मंथ में। ऑप्शन सी कहता है 9 मंथ। ऑप्शन नंबर डी कहता है 15 मंथ। तो बताइए कितने मंथ में देते हैं, कितने मंथ में देते हैं खसरे का टीका? खसरा टीका देने की न्यूनतम आयु बताइए, राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 मंथ में देते हैं। खसरे का जो टीका होता है वो 9 महीने की आयु में दिया जाता है, ठीक है, 9 मंथ का बेबी हो जाता है तब दिया जाता है खसरे का टीका। ओके, खसरा टीका 9 माह की आयु में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हजार्ड ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन रॉन्ग साइड। अब बताइए गलत स्थान पर इंट्रामस्कुलर देने का खतरा क्या है? बताइए अब गलत स्थान पर अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देंगे, आईएम इंजेक्शन दे देंगे, तो उसका खतरा क्या होगा, क्या हो जाएगा पेशेंट को बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हमारा जॉइंट डैमेज, मतलब जोड़ को नुकसान। ऑप्शन बी है नोज ब्लीडिंग, मतलब नाक से खून। ऑप्शन सी हेडेक, मतलब सिर दर्द। ऑप्शन डी है ड्राई माउथ, मतलब मुंह शुष्क होना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। अगर आप किसी को आईएम इंजेक्शन देते हैं तो उसका खतरा क्या हो सकता है? अगर किसी को आप गलत इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे देंगे तो क्या खतरा होगा बताइए। देखिए गलत जगह पर इंजेक्शन देने पर जोड़ या तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है। क्या होता है? यह
गलत जगह पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से जोड़ या तंत्रिका को नुकसान पहुंचता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट डैमेज। क्या होती है? जॉइंट डैमेज, मतलब जोड़ को नुकसान पहुंचता है गलत जगह इंजेक्शन देने से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टीका देने से पूर्व क्या जांचना चाहिए? बताइए, टीका देने से पूर्व क्या जांचना चाहिए? बताइए, जब आप किसी को टीका देते हैं, किसी बच्चे को टीका देते हैं, तो उससे पहले आपको क्या जांचना चाहिए? ऑप्शन ए है बाइल अपीयरेंस, मतलब बाइल का रंग जांचेंगे। ऑप्शन बी हमारा एक्सपायरी डेट, मतलब समाप्ति तिथि जांचेंगे। ऑप्शन डी हमारा चाइल्ड्स यूनिफॉर्म, मतलब बच्चे की यूनिफॉर्म। ऑप्शन डी है रूम कलर, मतलब कमरे का रंग। तो बताइए क्या जांचेंगे? टीका देने से पहले आप क्या जांच करेंगे? क्या जांचेंगे? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? टीका देने से पहले सबसे पहले आपको क्या जांचना है? समाप्ति तिथि जांचनी है, ठीक है। समाप्ति तिथि जांचनी है, उसके बाद ही आप वाइल का रंग जांचेंगे, ठीक है। समाप्ति तिथि अगर आ गई होगी तो वाइल का रंग भी वाइल का जो रंग होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। समाप्ति तिथि अगर आ गई हो, एक्सपायर हो गई हो वो वैक्सीन, तो वाइल का कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको जांचना है, आपको मेन चीज जांचना है एक्सपायरी डेट, ठीक है। वाइल का कलर नहीं जांचना है आपको। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीके की समाप्ति तिथि जांचना जरूरी है ताकि खराब टीका ना लगे, ठीक है, इसलिए जांचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा, रोटा वायरस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विच डिसीज, मतलब रोटा वायरस टीका किससे सुरक्षा करता है? बताइए, रोटा वायरस टीका किससे सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब आंतों का संक्रमण। ऑप्शन सी है खसरा, मतलब मीजल्स। ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो बताइए रोटा वायरस किससे सुरक्षा करता है? बताइए रोटा वायरस के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? किससे सुरक्षा करता है रोटा वायरस टीका? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 18 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आंतों का संक्रमण। रोटा वायरस आंतों का संक्रमण से सुरक्षा करता है, ठीक है। आंतों की संक्रमण का सुरक्षा करता है। क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आंतों की संक्रमण की सुरक्षा करता है रोटा वायरस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ओके, रोटा वायरस टीका बच्चों को डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाता है। क्या करता है? रोटा वायरस टीका बच्चों को डायरिया या गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, की डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर वैक्सीनेशन इंक्लूड्स, मतलब टीकाकरण के बाद मुख्य अभिलेख में क्या शामिल है? बताइए टीकाकरण के बाद मुख्य अभिलेख में क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए है डोज, डेट, बैच और रूट, मतलब कि खुराक तिथि, बैच, मार्क। ऑप्शन बी है हमारा डॉक्टर्स हॉबी, मतलब डॉक्टर का शौक। ऑप्शन सी है हमारा पेशेंट्स आईडी, मतलब अभिभावक की आईडी। ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉन, मतलब कोई नहीं। तो बताइए टीकाकरण के बाद मुख्य अभिलेख में क्या शामिल है? क्या शामिल है बताइए टीकाकरण के बाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डोज, डेट, बैच और रूट। क्या होगा? डोज, डेट, बैच और रूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि खुराक तिथि, बैच और मार्ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा, विच ग्रुप नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड इन अ स्पेशल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? बताइए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? तो ऑप्शन ए है स्कूल चिल्ड्रन, मतलब स्कूल के बच्चे। ऑप्शन बी है एल्डरली, मतलब वरिष्ठ। ऑप्शन सी है अंडर 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 वर्ष से कम बच्चे। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वर्कर्स, मतलब कर्मचारी। तो बताइए विशेष टीकाकरण कार्यक्रम में किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? किस समूह को प्राथमिकता मिलती है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडर 5 चिल्ड्रन। क्या होगा? अंडर 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 वर्ष से कम बच्चे।
क्या होगा 5 वर्ष से कम बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष से कम बच्चे को प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष टीकाकरण कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, पर्पज ऑफ कोल्ड चेन इज, मतलब कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या है? बताइए कोल्ड चेन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है मेंटेन फूड, मतलब भोजन सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी है मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी, मतलब टीके की शक्ति रखना। ऑप्शन नंबर सी है हमारे रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, मतलब खर्चे का हिसाब। ऑप्शन डी है क्लीन इक्विपमेंट, मतलब सामग्री सफाई। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कोल्ड चेन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है कोल्ड चेन का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी, क्या होगा? मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब टीके की शक्ति रखना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? टीके की शक्ति रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड चेन से टीके अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड चेन से टीके अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रॉपर नीडल साइज फॉर इन्फेंट आईएम इंजेक्शन, मतलब शिशु के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए उपयुक्त सुई का आकार क्या है? बताइए जब आप शिशुओं को इंजेक्शन देते हैं तो उसकी जो सुई होती है उसका आकार क्या है? कितना आकार होना चाहिए? बताइए कितना आकार होना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 गेज। कितनी? 25 गेज और 5 से 8 इंच की होनी चाहिए। कितनी? सुई का आकार जो है 25 गेज का होना चाहिए और 5 से 8 इंच तक की होनी चाहिए। 5 से 8 इंच तक की होनी चाहिए आईएम इंजेक्शन के लिए शिशुओं में, ठीक है। शिशुओं के लिए उपयुक्त सुई का आकार 25 गेज से 5 से 8 इंच है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डीपीटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, क्या है? व्हाट डज डीपीटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब डीपीटी किससे सुरक्षा करता है? बताइए डीपीटी का जो टीका लगवाते हैं आप तो वो किससे सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस। ऑप्शन बी है हमारा डिप्थीरिया, पोलियो, टीबी। ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेबीज, कोलेरा, टाइफाइड। तो बताइए डीपीटी जो इंजेक्शन होता है वो किससे सुरक्षा करता है? किससे सुरक्षा करता है? इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पता होगा आपको तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट आंसर बताइए क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस। क्या होगा? डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस और टी से टिटनेस, ठीक है। डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस से सुरक्षा करता है डीपीटी टीका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट सीरियस इम्यूनाइजेशन हैजार्ड इज, क्या है? मोस्ट सीरियस इम्यूनाइजेशन हैजार्ड इज, मतलब टीकाकरण का सबसे गंभीर खतरा क्या है? बताइए टीकाकरण का सबसे गंभीर खतरा इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है हमारा नोजिया मतलब उल्टी, ऑप्शन सी है एनाफ्लेक्सिस, ऑप्शन डी है स्वेलिंग। तो बताइए टीकाकरण का सबसे गंभीर खतरा इनमें से क्या होगा? क्या होगा खतरा गंभीर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण का सबसे गंभीर खतरा पूछा, सबसे गंभीर खतरा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनाफ्लेक्सिस। क्या होगा? एनाफ्लेक्सिस सबसे गंभीर खतरा है टीकाकरण का, ओके। टीकाकरण का सबसे गंभीर खतरा एनाफ्लेक्सिस है और ये जानलेवा एलर्जी है। एनाफ्लेक्सिस, एनाफ्लेक्सिस क्या है? जानलेवा एलर्जी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन सबक्यूटेनियसली,
मतलब इनमें से कौन सा टीका त्वचा के नीचे मतलब सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता। इनमें से बताइए कौन सा टीका है जो सबक्यूटेनियस नहीं दिया जाता है। खसरा, एमएमआर या बीसीजी या डीपीटी, कौन सा टीका है जिसे हम त्वचा के नीचे नहीं देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डीपीटी। क्या होगा, डीपीटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा डीपीटी। डीपीटी टीका है जो वो सबक्यूटेनियस मतलब कि त्वचा के नीचे नहीं दिया जाता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।